का शासन था उसमें क्या होने लगा, तो उसमें तनाव उत्पन्न होने लगा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और मैंने आपको यहां तक करा दिया था कि जो पहला राजवंश था संगम वंश कहलाया था। इसके द्वारा 1485 तक नियंत्रण रखा गया। कब से लेके, तो 1336 से लेके और 1485 तक नियंत्रण रखा गया था। उन्हें सुलभों द्वारा, सुलवास जो डायनेस्टी हुआ करती थी, उनके द्वारा उनको उखाड़ फेंका था, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक क्या रहे बेटा, वो इस सत्ता में काबिज रहे थे। ठीक है, कहां पर, तो विजयनगर एम्पायर में। उसके बाद जो तुलव आए या तुलवा डायनेस्टी जो आई, उनका स्थान लिया, और कृष्णदेव राया, याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर से बता रहा हूं कि तुलव वंश का सबसे महान किंग कौन था, सबसे महान राजा कौन था, सबसे महान शासक कौन था। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे गुप्त वंश का दे दिया, इधर आपको 3 डायनेस्टी दे दी या 4 डायनेस्टी दे दी, और इधर आपसे मैच कराने के लिए दे दिया कि कौन से भाई मैच करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है एक एक चीज, क्योंकि बेटा तभी 200/200 हो पाएगा। तभी मेरे लाल मेरे पीलो, पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, तभी 200/200 आप ले पाओगे। तब तक आप एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय के शासनकाल की चारित्रिक विशेषता, विस्तार और दृष्टिकरण था क्या, कि इसी काल में जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो रायचूर दोआब क्षेत्र बोला जाता था, वो कृष्णदेव राय के टाइम पर 1512 ईस्वी में इसे कृष्णदेव राय के द्वारा भाई अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ठीक है, यहां से आगे पढ़ रहे हैं, दबा के शेयर एक बार ठोक दीजिएगा। आज की क्लास प्रारंभ हो रही है, आरंभ हो रही है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। कब बेटा, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा भाई कृष्णदेव राय के द्वारा जो उड़ीसा के शासक थे उनका दमन किया गया 1514 तथा 1520 ईस्वी के बीच में बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह पराजित कर दिया गया था। ठीक है, कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में क्या बेटा, गोपुरम जोड़ने का श्रेय किसका, तो गोपुरम किसे बोलते हैं, गोपुरम का मतलब होता है जैसे कोई भी मंदिर बनाया है, मंदिर के आगे जहां पर बैठने का बहुत बड़ा एक स्थान होता हो, गोपुरम। नंबर दूसरा, गोपुरम किसे कहा जाता है, जो हमारे मंदिर होते हैं उनमें जो ऊपर टीला टाइप में बना होता है, जो ऊपर गुम्मद टाइप में बनी होती है, उसको भी हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई, तो बेटा ये हुई थी 1529 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1529 ईस्वी में हुई थी कृष्णदेव राय की मृत्यु। और मृत्यु के तुरंत बाद राजकीय ढांचे यानी जो उसका शासन था उसमें क्या होने लगा, तो उसमें तनाव उत्पन्न होने लगा था। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हो जब किसी भी बड़े शासक की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनके द्वारा सोचा जाता है कि किसी भी तरीके से इन पर कब्जा कर लिया जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई 1656 से लेकर कब से, तो 1656 से लेकर 1707 यानी 1707 ईस्वी तक भारत में या दिल्ली में एक राज्य था, या फिर एक रूलर रूल किया करता था भाई, गुलाम उसका सॉरी मुगल वंश का जिसका नाम क्या था बेटा, जल्दी से बताइएगा, अंतिम सम्राट, या फिर महान हम इसे कहें, या फिर औरंगजेब हम इसे कहें, या आलमगीर हम जिसे कहें, जिंदा पीर हम जिसे कहें। ठीक है, ये इसके कुछ नाम हैं। ठीक है, चेन ऑफ जस्टिस यानी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था औरंगजेब। तो इस टाइम पर किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो भारत पर क्या कर सके, आक्रमण कर सके। हालांकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में हो जरूर गई थी, लेकिन किसी भी अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप कर सके, अर्थात भाई प्रशासनिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप कर सके। तो वही हुआ, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न हुआ। 1542 तक देख लीजिए, एक एक डेट मैंने आपको इसीलिए अच्छे से करा रहा हूं
कि 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत तक ये क्या रहे, ये सत्ता में काबिज रहे। तो इतना याद रखिएगा कि जैसे ही भाई कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई है, उसके बाद एक नया वंश निकल कर आया था, उस वंश का नाम था अराविदु वंश। कब तक राज किया इसने, तो 1542 यानी लगभग 13 वर्षों तक ही राज्य ये कर पाया था, और इसका जो सत्ता में रहा था वो 17वीं शताब्दी तक रहा। 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री राम राय, ये नाम याद रखिएगा, नाम क्या है बेटा, तो नाम है राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, क्या हुआ था, दोबारा पढ़ेंगे कि 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री थे राम राय। विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के नेतृत्व में उसे ले लिया गया था के युद्ध में उत्तरी, जहां उसे बीजापुर के अहमदाबाद तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली थी। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि 1565 ईस्वी में हुआ था एक युद्ध, जिसे हम किस के नाम से जानते हैं, या तो तालीकोटा के नाम से जानते हैं या राक्षसी तांगड़ी, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में जो बीजापुर के सुल्तान थे, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की जो संयुक्त सेनाएं थी, इनके द्वारा राम राय की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया गया था। ठीक है, यहां तक याद हो गया, एक एक चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, राय तथा नायक। भाई अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, राय तथा नायकों के बारे में। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जो सेना कमांडर हुआ करते थे साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशक्त समर्थक होते थे। यानी भाई उनके पास अत्यधिक बल हुआ करता था। ठीक है, इतना याद रखोगे। मैंने आपको क्या बताया है, दोबारा से समझ लीजिए। जो साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख हुआ करते थे, चीफ ऑफ कमांडर जिसे हम कहते हैं, वो लोग हुआ करते थे जो सामान्यतः किलों यानी फोर्ट पर क्या अपना भाई नियंत्रण रखते थे। ठीक है, भाई किलों के पास ही तो वो रहा करते थे, जिनके पास सशक्त समर्थक होते थे। ये प्रमुख जो सेना प्रमुख हुआ करते थे, ये प्रमुख एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील यानी घुमा फिरा करते थे, और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ दे दिया करते थे। इन प्रमुखों को क्या कहा जाता था, याद रखिएगा, इन्हीं को नायक कहा जाता था। जो सेना प्रमुख हुआ करते थे उन्हें नायक कहते थे, और आमतौर पर ये लोग तेलुगु या कन्नड़ भाषा में, ठीक है, ये अपनी बातचीत किया करते थे, या फिर ये बातचीत भाई अपनी एक दूसरे से जो नायक हुआ करते थे, जो सेना प्रमुख हुआ करते थे, वो तेलुगु और कन्नड़ भाषा में अपनी भाषा बोला करते थे, या उनकी प्रमुख भाषा। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जो नायक हुआ करते थे उनकी प्रमुख भाषा क्या थी। जो नायक हुआ करते थे उनकी प्रमुख भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा तेलुगु या कन्नड़ भाषा वो बोला करते थे। इतना याद हो गया। चलिएगा दोबारा से बता रहा हूं, नायक किसे कहा जाता है, जो सेना प्रमुख होते थे उन्हीं को नायक कहा जाता था। इन्हीं के हाथों में क्या हुआ करता था बेटा, सारी की सारी शक्ति और नियंत्रण हुआ करता था। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। किस लिए भ्रमण करते थे, उपजाऊ भूमि देखने के लिए। किस लिए बेटा, उपजाऊ भूमि देखने के लिए। और इस चीज में इनका साथ कौन दिया करता था, जो फार्मर हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, इनको भाई इनका बहुत ज्यादा साथ मिला करता था। इन प्रमुखों को क्या कहा जाता था, तो नायक कहा जाता था, और ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बातचीत किया करते थे। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं कि कौन कौन विजयनगर साम्राज्य को देखने आया, यानी कौन वे लोग थे, या कौन कौन वो राइटर हुआ करते थे, या कौन कौन वे यात्री हुआ करते थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जिनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से भाई लिखा गया है और उनके द्वारा भ्रमण भी किया गया था। ठीक है, चलिएगा शहर के विषय में खोज की बात करें तो विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, यानी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। कहां से मिले हैं बेटा,
तो विजयनगर साम्राज्य से मिले हैं और कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा है। जो कई यात्री थे उनमें से सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत या सबसे उल्लेखनीय इतिहास किसका मिलता है? निकोलो द कॉन्टी। किसका बेटा? निकोलो दे कॉन्टी नामक इतालवी व्यापारी हुआ करता था। नंबर 1 आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि सबसे अधिक जो सुदृढ़ या फिर सबसे सरल या सबसे अधिक जो वृत्तांत है, जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो किसको मिले हैं? तो याद रखिएगा वो भाई इटली का, इतावली जो इसे बोलते हैं हम, ये इटली का है। ठीक है, इटली का, ये आज का जो इटली है वहां का क्या हुआ करता था? वहां का व्यापारी हुआ करता था, नाम था निकोलो दा कॉन्टी। और दूसरा कौन था जो फारस से आया था? जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, जिसका नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। दोबारा से बता रहा हूं कि जो विजयनगर के राजा रहे हैं या नायक रहे हैं उनकी बड़ी संख्या में अभिलेख लिखवाए गए। मैंने आपको कई बार शायद पहले ही बताया था कि अभिलेखों का मतलब क्या होता है। अभिलेख कई तरीके से लिखे जाते थे। अभिलेखों का मतलब होता था कि अपनी प्रजा को अपने द्वारा क्या पहुंचाया जाए बेटा? तो संदेश पहुंचाया जाया करते थे। संदेश का मतलब मैसेज पहुंचाया करते थे, जिसके द्वारा जो जनता थी, आज क्या होता है, आज हमारे पार्लियामेंट में एक कानून बनकर सामने आता है और वो कानून किस पर लागू होता है? हम आम जनता पर लागू होता है, या फिर जो भाई सत्ता में विपक्ष की पार्टी होती है उनपे भी, या फिर सत्ता में जो भी होते हैं उनपे भी। यानी एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि राजा है और राजा कानून बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही अभिलेख हुआ करते थे। अभिलेख किस पे? जैसे मान लीजिए किसी लोहे के खंबे पे लिखवा दिए, तार के पत्तों पर लिखवा दिए, ये संदेश हुआ करते थे, अभिलेख हुआ करते थे। पत्थरों पर अभिलेख लिखा दिए वगैरह, ये सारी चीजें यहां पर हुआ करती थी। तो उन्हीं के लिए यात्री आया था, उसका नाम था निकोलो द कॉन्टी। कहां का था? इतावली का था। सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत या इतिहास इसी का मिलता है। तो एक और नाम आता है जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। कहां से आया था? ये बंदा आया था फारस के राजा का दूत हुआ करता था या एम्बेसडर हुआ करता था। ठीक है, यहां तक एक भी डाउट आपको अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, और दबा के आप लोग शेयर कर रहे होंगे, इतना मेरा विश्वास है। आपका एक शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। आगे बात करते हैं जल संपदा के बारे में, अर्थात वहां की अगर भूमि उपजाऊ हुआ करती थी तो वो किस कारण हुआ करती थी। नंबर 1 मैंने आपको पहले ही बताया था कि कृष्णा और तुंगभद्रा भाई क्या हुआ करती थी? यहां पर रिवर हुआ करती थी, यानी यहां की ये प्रमुख नदियों में से 2 हुआ करती थी, ऐसे समझ लीजिए। तो राजा भी क्या, जहां पर नदी होगी जाहिर सी बात है उस भूमि का जो, या वो भूमि होगी वो कैसी होगी बेटा? उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है अपने आप ही। जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उपजाऊ क्षेत्र माफ कीजिएगा, उपजाऊ क्षेत्र बन ही जाएगा। चलिए बात करते हैं विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में। सबसे चौंकाने वाला भाई जो विजयनगर साम्राज्य है, इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो विषय निकल कर आया था वो क्या था बेटा? वो था आपकी भाई विजयनगर की भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी पर द्वारा या फिर यहां पर बनाया गया एक बांध या निर्मित कुंड हुआ करता था। एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। याद रखिएगा, देखो आपको ना जीके का यहां से एक क्वेश्चन मिल गया है ना, जीके का यहां से एक क्वेश्चन मिल गया। कौन सा क्वेश्चन मिल गया आपको? कि जो तुंगभद्रा नदी है, ये नदी कहां से किधर बहती है? तो यह नदी उत्तर से यानी भाई नॉर्थ से किसकी तरफ बहती है? ये नॉर्थ से पूर्व की दिशा में बहती है, यानी ईस्ट टू भाई जो सॉरी नॉर्थ टू ईस्ट बहती है, यानी उत्तर से पूर्व की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक कौन सी नहर है बेटा? तो हिरिया नहर को आज भी अवशेषों के बीच देखा जाता है। अवशेष किसे कहते हैं? कि इस नहर के कहीं कहीं नहर आज भी ये जिंदा होगी, बहुत कम पानी होगा या पानी भी होगा तो किसी जो एक तरीके से आप समझ लीजिए किसी गड्ढे में रह गया होगा, या फिर अगर ये सूख भी गई है पूर्ण रूप से, अगर ये नदी सूख भी गई है तो इसके जो अवशेष हैं कि यहाँ पर कभी नदी बहा करती थी, इस तरीके से अवशेष हमें देखने को यहाँ पर मिल भी जाते हैं। तो कौन सी नहर है? तो हिरिया नहर है, जिसके आज भी अवशेषों के बीच देखा जाता है। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने
बांधों का पानी लाया जाया करता था। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कौन सी नहर है, हिरिया नहर है। जल संपदा कैसी हुआ करती थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा बेटा बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर भाई जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहां पर तुंगभद्रा नदी है, उस नदी के द्वारा एक निर्मित या प्राकृतिक कुंड भी है। और यह नदी कहां से, तो नॉर्थ टू ईस्ट बहा करती थी। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक है क्या, जिसको हम जानते हैं हिरिया नहर के बारे में, जो अवशेषों में, जो फॉसिल्स में आज भी हमें देखी जाती है। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाया करता था। संभवतः इस नहर का निर्माण किसके राजाओं द्वारा करवाया गया है, तो संभवतः इस नहर का निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि जो हिरिया नहर थी कहां पर, विजयनगर साम्राज्य में, इसका निर्माण किसके द्वारा या कौन से वंश के द्वारा करवाया गया था, तो आपको बताना है आंसर में बेटा, संगम वंश के राजवंशों द्वारा हिरिया नहर का निर्माण करवाया गया था। अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, बेटा शेयर तो करो, दबा के शेयर करो। कोई भी बच्चा सीयूईटी 2024 का जो भी बच्चा है, जो भी बच्चा ये चाहता है कि मैं भाई बीएचयू, एएमयू, डीयू और 168 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी 2024 के दौरान। किसके दौरान, तो सीयूईटी 2024 के दौरान 168 यूनिवर्सिटी। आप मुझे कमेंट कीजिए आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, कौन से क्षेत्र से आते हो। यहां पर हर एक क्षेत्र के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटीज के जत्था पड़े हुए हैं। जत्थे का मतलब एक बोलते ना थोक में है, ऐसे आपके इसी यूट्यूब चैनल पर थोक में वीडियो पड़ी हुई है, यानी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप किसी भी रीजन से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, चाहे आप हरियाणा के निवासी हो, चाहे आप कर्नाटक के निवासी हो, चाहे आप केरल के निवासी हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी यूनिवर्सिटी चेक कीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके यहाँ आपके रीजन में है। उस यूनिवर्सिटीज को हमने भी कवर किया है, हमारे सारे टीचर्स के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया है, एक एक यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, किलेबंदियां तथा सड़कें। तो किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की जो किलेबंदी हुआ करती थी या फिर उनकी जो सड़कें हुआ करती थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर जान लेते हैं। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन पर विशाल दीवारों पर नजर डालते हैं जिन्हें उनसे घेरा गया था। भाई घेरा क्यों जाएगा, घेरा इसलिए जाता था कि जो विशाल दीवारें हैं कि किसी भी राजा के द्वारा, किसी अन्य राजा के द्वारा जब किले पर, देखिए किसी भी दो तरीके हुआ करते थे राज्य हथियाने के। ठीक है, नंबर एक आपको जगह बता दी जाती थी, आपको ना प्लेस बता दिया जाता था कि इस प्लेस पर आपको क्या करना है, आपको युद्ध करना है, आपको वॉर लड़नी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ करता था, चोरी चुपके से, कि सामने वाले को, राजा को पता ही ना चले, और पता चले तो वो हमारी सेनाएं देखकर ही भयभीत हो जाए और सरेंडर कर दे हमारे सामने। ठीक है, इसीलिए ये जो राजा लोग हुआ करते थे, ये क्या किया करते थे, जो अपना जहां तक राज्य हुआ करता था या जहां तक अपना किला हुआ करता था, राज्य तो बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना, राज्य में आने वाले गांव भी हो जाएंगे, शहर भी हो जाएंगे, लेकिन जहां तक अपना जो सीमा हुआ करती थी, किले की सीमा हुआ करती थी, तो उसके बाहर है ना, उसके क्योंकि राजा कहां रहा करते थे, किले के अंदर। राजा है, रानियां हैं, चीफ ऑफ कमांडर हैं। तो जैसे आप आज ऐसे समझ लीजिए रिलेट करके, जो पीएमओ हाउस है ना, ऐसे आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो उसके बाहर क्या, तो विशाल जो दीवारें पर नजर डालते हैं जिन्हें उन्हें से घेरा गया था। घेरा क्यों गया था, क्योंकि जो अन्य शासक हैं वो हम पर आसानी से हमला ना कर दें। तो 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, जो आज हम जिसको कोझिकोड नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, तो कोझिकोड भेजा गया। ठीक है, नाम क्या था, नाम था अब्दुल रज्जाक। कब आया बेटा, तो 15वीं शताब्दी में आया था। कहां से आया था, तो फारस से आया था। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा था
कि अगर आपको 200/200 लाना है, क्योंकि चीते की चाल, बाज की नजर और जेपी सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं किया करते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन मैच मिला कर दूंगा पेपर में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया ना हो बेटा। आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 40 करने हैं, 40 × 5 यानी 200, 200/200, ठीक है। जो पिछली बार भी हमने 2023 का पेपर कराया था, जो मेरा एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट ज्यादा थे, वो 200/200 है ना, एक लड़का था एक लड़की थी, 200/200 मार के आए और आज भी वो डीयू में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग अगर ईमानदारी से पढ़ोगे, मेरे साथ एक एक चीज अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाओगे, याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट या कोझिकोड पर भेजा गया था अपना राजदूत, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ, जो भाई इनके द्वारा किलेबंदी की गई थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। 7 पंक्तियों का मतलब क्या है? दुर्ग यानी किला। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि दुर्ग की 7 पंक्तियों, भाई इसके द्वारा 7 रोज का, है ना, रो का इस्तेमाल किया गया है कि वहां पर 7 प्रकार की या 7 पंक्तियों में किलेबंदी हुआ करती थी। याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक से एक ही क्वेश्चन आएगा कि अब्दुल रज्जाक ने किलेबंदी में कितनी पंक्तियां बताई हैं। क्या बता रहा है वो बता रहा है कि दूसरे किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। क्या कि जो दूसरी किलेबंदी थी वो नगरीय केंद्र के, नगरीय केंद्र का मतलब क्या होता है? जहां तक उसका नगर जाता हो, जो केंद्र हो, सेंटर हो, आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। और तीसरी से केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। किसने बताया है? 7 पंक्तियों का जिक्र किसने किया है? अब्दुल रज्जाक ने किया है। कहां पर आया था? कालीकट कोझिकोड में आया था। कालीकट उस टाइम का नाम है, कोझिकोड आज का नाम है। राजदूत कहां का था? फारस का था। ठीक है, नाम क्या था? अब्दुल रज्जाक इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, यहां तक समझ में आई। इसके द्वारा बताया गया था कि दूसरी किलेबंदी जो हुई है वो नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों तरफ बनी हुई थी, और तीसरी जो पंक्ति हुआ करती थी उससे केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें हुआ करती थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि तीसरी पंक्ति में क्या था, तो तीसरी पंक्ति में याद रखिएगा महत्वपूर्ण इमारतें हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? महानवमी डिब्बा के बारे में। किसमें बेटा? तो महानवमी डिब्बा हुआ क्या करता था? आपसे अगर मैं एक बार में पूछ लूं कि महानवमी डिब्बा क्या है, ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक होगा ये आज की क्लास का हमारा। ठीक है, बात करते हैं महानवमी डिब्बा। कुछ अन्य इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों और उसके साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। कार्यों का मतलब क्या होता है कि वहां पर कौन कौन से काम हुआ करते थे। दोबारा से लाइन पढ़िएगा कि इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं, विशिष्ट संरचना किसे कहते हैं? जो कि दूसरों से अलग हटकर हो, यानी विशिष्ट हो, अपने आप में एक स्पेशल फील कराता हो, है ना। तो इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया है। राजा का भवन नामक संरचना अतः क्षेत्र में सबसे विशाल है। याद रखिएगा, जो राजा का भवन हुआ करता था वो सबसे विशाल हुआ करता था, किंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है कि हम इसको क्या कहें, हम इसको राजकीय आवास कहें। ठीक है, इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः महानवमी डिब्बा कहा जाता है। यानी जो भवन है उस भवन के अंदर जो महानवमी डिब्बा बना हुआ है, पहली बात तो यह है कि इसका कोई साक्ष्य, पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है कि ये भाई राजकीय आवास हुआ करता था, किंतु कहा जाता है कि सबसे 2 प्रभावशाली जो मंच मिले हैं या जो जगह मिली हैं, जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है? जिन्हें सामान्यतः महानवमी डिब्बा कहा जाता है। ये क्या हुआ करता था? ये शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशालकाय मंच। विशालकाय मंच का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर हो सकता है कि कुछ जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे
या फिर कुछ फंक्शंस हुआ करते थे या त्योहार मनाया जाया करते थे, तो हो सकता है वहां पर उस जो ये मंच है उनका उपयोग किया जाता हो, है ना। ऐसा नहीं है कि राजकीय भवन के लिए ही किया जाता हो, लेकिन हो सकता है कि वहां पर जो लोग अपना प्रोग्राम किया करते थे या लोग मेला वगैरह किया करते थे या हिंदू जो त्योहार हुआ करते थे उनको वहां पर मनाया जाता हो। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसके दो प्रभावशाली मंच मिले जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है बेटा, तो महानवमी डिब्बा कहा जाता है, जो लगभग कितनी, तो 11,000 फीट के आधार से, 11,000 फीट की आधार बना हुआ है, इस तरीके से बेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स के 10th क्लास में पढ़ा होगा, कर्ण आधार और ये ऊंचाई लंबाई, है ना, ये वाली चीज, तो इसको बोलते हैं हम आधार बना देना, है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि ये 11,000 फीट के आधार से कितना फीट, तो 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। अर्थात अगर हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये इसका आधार है, ये कितना है, 11,000 फीट है, यहां से लेके यहां तक, इस तरीके से समझिए। और अब इसकी जो ऊंचाई है, अब इसकी ऊंचाई कितनी है, वो 40 फीट तक जाया करती थी। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं या ऐसे प्रूफ मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा होता था, या फिर ये सारी चीजें बनी होती थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ। एक चैप्टर, इसका एक पार्ट और रह गया है, उसको मैं आपको कल कराऊंगा, दबा के शेयर कर देना। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।